class 11 students. This is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वेन डायग्राम क्या होती है और हमारे सेट्स के ऑपरेशन क्या रहते हैं, जिसमें कि हमने यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन को समझा था। सो आज इस एक्सरसाइज में उसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं, तो हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और वीडियो का ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, सो दैट जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और ये जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं या एक्सप्लेनेशन करते हैं, इस सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस भी आप सारी देख पाए, कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें यहाँ पे सेट्स के पेयर गिवन है, हमें इनकी यूनियन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3। एक बार लिख लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू 1 3 5 और y हमें गिवन है 1 2 3। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिख लो एक साथ, तो यूनियन ऑफ x और y हो जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू, बस जो एलिमेंट रिपीट है मतलब दोनों में है उसको रिपीट करके नहीं लिखना, लिखना एक ही बार है। तो पहले 1 लिख लेते हैं, अरेंज भी कर लेंगे साथ साथ, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये हो गया हमारा x यूनियन y। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट आना चाहिए था, a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और b इज इक्वल टू ए बी सी। तो इसका यूनियन करना मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक साथ लिखने हैं। सो सेकेंड पार्ट में a हमें गिवन है ए ई आई ओ यू, मतलब सारे वॉवल्स गिवन है, और b हमें गिवन है 1 ए बी सी ए बी सी। तो यूनियन क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू, ए तो है ही पहले, देन बी सी और उसके बाद ई आई ओ यू। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। नाउ थर्ड में हमें गिवन है a इज इक्वल टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। b गिवन है x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सबसे पहले तो इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना है, फिर हम देखेंगे इसको यूनियन कैसे करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें a क्या गिवन है, हमें बोला हमारा जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल सबसे पहले तो 3 खुद ही हो जाएगा, देन 6 9 एंड सो ऑन। बी की बात करें तो बी में हमें क्या बोला था, बी हमें गिवन था नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5। 6 को नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला। तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए दोनों साइड्स के। अब इसका यूनियन करेंगे। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9 और फिर 9 के बाद सो ऑन। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। सो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी। फोर्थ पार्ट में गिवन है a इज इक्वल टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। b के लिए गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे इक्वल टू गिवन है, कहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन गिवन है। तो इसको भी हम पहले सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बना दे, फिर हम इसकी यूनियन करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में हमें x क्या गिवन था, सो फोर्थ पार्ट में हमें
सो फोर्थ पार्ट में हमें ए गिवन है, क्या बोला था, एक्स की कंडीशन बोली थी हमें कि 1 से बड़ा है, 6 के इक्वल है या ग्रेट लेस देन है। सो 1 से बड़ा मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना, 2 3 4 5 और 6 लिखते हैं, यहां तक लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू भी था ना, तो यहाँ पे हम रोक देंगे। और बी की बात करें तो बी के लिए हमें क्या गिवन था, बी के लिए बोला था कि हमारा जो एक्स है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा है मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना, 7 8 9 और 10 से छोटा इक्वल टू नहीं बोला, तो इसलिए 10 को भी इंक्लूड नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब इसकी यूनियन करेंगे, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्योंकि यूनियन काफी इजी है। यूनियन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे लिख लेने हैं, बस जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको रिपीट करके नहीं लिखना है। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें ए गिवन है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, मतलब एंटी सेट है, तो इसको भी देखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एम्प्टी सेट और ए का जो यूनियन होता है वो ए ही आता है, क्योंकि दोनों में हमें कॉमन नहीं दिखना, हमें क्या करना है, दोनों में देखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब बी में कुछ है ही नहीं, तो जो कुछ नहीं भी है तो भी हम उसको जीरो ही इंक्लूड करेंगे, मतलब कि 1 2 3 एज इट इज ही रहेगा। तो बी में हमारे पास ए गिवन है 1 2 3 और बी हमारा है एम्प्टी सेट मतलब 5, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए के इक्वल ही 1 2 3 ही आ जाएगा, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। सो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, यूनियन क्या होता है इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपने और भी अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, let a is equal to ab, b is equal to abc, is a सबसेट ऑफ b, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इसमें दो क्वेश्चंस पूछे, पहला बोला है कि क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। अब खुद सोचो, बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ए में एलिमेंट्स हैं ए बी। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सेट को हम सबसेट तब कहते हैं दूसरे का जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में बिलोंग करते हों। तो ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ए और बी दोनों के दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, पूरी तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब यस हमारा जो ए है वो सबसेट है बी का। तो हम बोलेंगे as a b belongs to b and कैपिटल ए जो है हमारा क्या है, a कॉमा बी, therefore a is a subset of b। ये हो गया। अब सेकंड में क्या पूछा है, a यूनियन b बताओ। नाउ a यूनियन b इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। अब अगर कोई सबसेट होता है किसी दूसरे का तो उसका यूनियन क्या आता है, वही बड़ा वाला सेट आ जाता है, क्योंकि दूसरा तो इसी में इंक्लूड हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। समझ आ गया, ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाई थी वो भी साथ साथ आप रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है वो भी पता चल रहा है आपको, क्वेश्चन की हेल्प से प्रॉपर्टीज भी अच्छे से याद हो जाएंगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, if A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is the A union B? अब जो सेकंड क्वेश्चन हमने की है बस एग्जांपल थी वो, और यहाँ पे उसको बिना सेट गिवन क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोला, अगर A और B हमारे पास दो सेट हैं और A जो है वो सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या होगा। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट होता है तो उन दोनों का यूनियन क्या आता है, बी ही आता है, मतलब जो हमारे पास सुपर सेट है वही आता है। तो हम लिखेंगे एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज all the elements of A belongs to B, hence
A यूनियन B इज इक्वल टू B। सो ये हो गया हमारे पास A यूनियन B जो कि है B के इक्वल। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी होगी, जिस तरह से हमने देखा था A यूनियन एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, A ही होता है। उसी तरह से याद रखना, अगर A जो है वो B का सबसेट है, उन दोनों का यूनियन क्या होगा, B ही आएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज if A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 and D is equal to 7 8 9 10, then find। अब हमें यहाँ पे पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला A यूनियन B फाइंड करना है हमें। A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं। A आपको गिवन है 1 2 3 4, B आपको गिवन है 3 4 5 6। सो A यूनियन B इज इक्वल टू, सभी के सभी एलिमेंट्स लिख लेंगे, रिपीट नहीं करना। सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा A यूनियन B। सेकंड में हमें बोला A यूनियन C निकालना है। तो A आपको गिवन है 1 2 3 4 और C गिवन है 5 6 7 8। सो A यूनियन C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। काफी इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में गिवन है B यूनियन C फाइंड करना है। सो B आपको गिवन था 3 4 5 6, C गिवन है 5 6 7 8। सो B यूनियन C इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ पार्ट इज D B यूनियन D। सो B आपको गिवन है 3 4 5 6, D गिवन है 7 8 9 10। सो फोर्थ क्वेश्चन में B is equal to 3 4 5 6, D is equal to 7 8 9 10। So B union D is equal to 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिफ्थ पार्ट इज A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो A यूनियन B हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वहीं वहीं से उसी में हम C को भी ऐड कर लेंगे, C का भी यूनियन कर लेंगे। सो फिफ्थ में हमें बोला है A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है। सो A यूनियन B यूनियन C इस तरह से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ जो होता है आपका। तो A यूनियन B की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे आप लिख लो पहले कि A यूनियन आपको B गिवन है क्या। फाइंड किया था आपने 1 2 3 4 5 6, ये था आपका A यूनियन B। और C क्या गिवन था 5 6 7 एंड 8। बस इसका हम यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारा A यूनियन B यूनियन C। सिक्स में बोला A यूनियन B यूनियन D, तो A यूनियन B हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसी में हमने D ऐड कर देना। सो सिक्स में A यूनियन B यूनियन D फाइंड करने को बोला है। A यूनियन B हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। D आपको गिवन है 7 8 9 एंड 10। So A यूनियन B यूनियन D
is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Seventh part is B union C union D. So B union C union D. B union C क्या आया था आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 और D क्या गिवन है 7, 8, 9 and 10. So B union C union D is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया. आई होप समझ आया होगा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव. क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपको सेट्स पेयर गिवन थे उन सब के आपने अब इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी हमारे पास पेयर्स थे ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं. अब इन सबके हमने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. सो यूनियन में क्या करते थे सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते थे. इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन सिर्फ देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमें x गिवन है 1, 3, 5, y गिवन है 1, 2, 3. सो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कॉमन देखने हैं. सो 1 इसमें भी है इसमें भी है, देन इसमें 2 है यहाँ पे नहीं है, 3 दोनों में है तो 3 भी कॉमन आ जाएगा और बाकी कुछ कॉमन नहीं है. नाउ सेकेंड पार्ट में a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c. तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे ही देख लो कि कॉमन आपको क्या दिख रहा है तो सिर्फ a ही कॉमन है तो a ही हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में. सो सेकंड में a हमें गिवन था a e i o u और b गिवन है a b c. सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a क्योंकि सिर्फ यही कॉमन है. थर्ड पार्ट में a हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में x where x is a natural number and multiple of 3. b is equal to x where x is a natural number less than 6. इसका रोस्टर फॉर्म बनाकर फिर हम इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. सो a हमें गिवन है मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3, 6, 9 एंड सो ऑन. b गिवन था हमें नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें इंटरसेक्शन करनी है मतलब इसमें कॉमन देखना है. तो सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3. फोर्थ में हमें गिवन है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6. b इज इक्वल टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10. इसका रोस्टर फॉर्म बनाकर फिर इसमें इंटरसेक्शन देखेंगे. तो फोर्थ में a हमें गिवन था नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे एंड लेस देन इक्वल टू 6 है तो 6 तक रखेंगे. 2, 3, 4, 5, 6. b हमें क्या गिवन है नेचुरल नंबर बोला है हमें ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 तो मतलब 6 इंक्लूड नहीं करेंगे. 7, 8, 9. अब इसमें इंटरसेक्शन देखेंगे. अब इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 6 तक था और यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5. जहां पे कुछ नहीं मिलता हमें एम्प्टी सेट दिख रहा है वहां पे हम 5 लिख देते हैं. नाउ फिफ्थ पार्ट इज a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 5. अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट है और a इंटरसेक्शन एम्प्टी बोला हुआ है
तो आपका जो आंसर आता है वो एम्प्टी सेट ही आता है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। जबकि यूनियन के केस में क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो आंसर ए ही आएगा, क्योंकि हमें इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स लेने होते थे। तो इंटरसेक्शन में आपके पास फाई आ जाएगा। सो फिफ्थ में हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 5. So a intersection b is equal to 5. So ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया. Now sixth question. Sixth question is a is equal to 3 5 7 9 11, b is equal to 7 9 11 13, c is equal to 11 13 15 and d is equal to 15 17. अब हमें इन सब की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है. तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b यहाँ पे कर लेते हैं. ए हमें गिवन है 3 5 7 9 11, बी गिवन है 7 9 11 13. दोनों में कॉमन देख लो तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 7 9 और 11. सो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपके पास 7 9 11. सेकेंड पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी बोला. सो बी इंटरसेक्शन सी के लिए कॉमन देखेंगे बी और सी में. तो बी और सी में हमें कॉमन सिर्फ 11 और 13 दिखते हैं. तो इसका आंसर आ जाएगा 11 13. थर्ड के लिए हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. अब इसको कैसे करना है, हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको डी से कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अलग से. सो थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बोला है. तो हमें ए क्या गिवन है, ए हमारा है 3 5 7 9 11. सी हमें गिवन है 11 13 15 और डी हमें गिवन है 15 एंड 17. सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन सी के लिए ए और सी में देखते हैं क्या कॉमन है, 11 है, और अब हमने उसको डी से भी करना है. तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में लिख देती हूँ एक बार. ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ रहा है 11, क्योंकि सिर्फ 11 ही कॉमन है. और अब हमारे पास डी क्या है, 15 और 17. तो 11 15 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आंसर आ जाएगा इसका 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है. फोर्थ पार्ट में हमें बोला ए इंटरसेक्शन सी. जस्ट अभी हमने सॉल्व कर ली है ए इंटरसेक्शन सी, जो कि आ रहा था 11. बी इंटरसेक्शन डी निकालना है. बी के एलिमेंट्स ये हैं, डी के एलिमेंट्स 15 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो आंसर आ जाएगा इसका 5. सिक्स पहले कर लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो पहले तो हम बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे. सो सिक्स में ए हमें गिवन है 3 5 7 9 11. बी गिवन है 7 9 11 13 और सी गिवन है 11 13 15. सो बी यूनियन सी मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. तो 7 9 11 13 एंड 15 आ जाएगा. अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो देखो इसमें ए और बी यूनियन सी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है 7 9 11. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7 9 11. नाउ सेवेंथ पार्ट में हमें बोला है ए इंटरसेक्शन डी निकालनी है. तो ए और डी पता चल रहा है देखकर भी कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तो 5 आ जाएगा. नाउ एट्थ में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. तो बी यूनियन डी पहले निकालेंगे, फिर हम करेंगे ए में इंटरसेक्ट. सो हमें पूछा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. ए हमें गिवन है 3 5 7 9 11. बी गिवन है 7 9 11 13
15, डी गिवन है 15, 17, बी इंटरसेक्शन डी हमारा हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मतलब कि हमने देखना ए और इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है। तो ए में हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे हमारे पास है 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। ये हो गया आपके पास इंटरसेक्शन वाला ये क्वेश्चन। नाउ नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नाइन्थ में हमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमें गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। बी हमारा है 7, 9, 11, 13, 15। सी हमें गिवन है 11, 13, 15। तो पहले हम ये ब्रैकेट्स वाले वैल्यू निकाल लेते हैं और पूरा जो आंसर आएगा उसको फिर यूज का इंटरसेक्शन कर लेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने ए और बी में देखना कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन हमारे पास है 7, 9, 11। तो लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, 9, 11। देन हमें पूछा है बी यूनियन सी बनाना है, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। यहाँ पे बी में हमारे पास 15 नहीं गिवन था, ये यहां तक ही था। सो बी यूनियन सी में मतलब सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11, 13, 15। अब ये जो दोनों सेट बने हैं हमारे, इसके हमने करनी इंटरसेक्शन, मतलब इसमें देखना कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन हमारा 7, 9, 11 ही आ रहा है इसमें भी। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो 10th पार्ट में बोला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी एक बार फाइंड कर लेते हैं, बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, फिर हम दोनों की करेंगे इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन डी मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स और डी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। सो 10th में हमें बोला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। बी यूनियन सी हमें फाइंड किया था हमने 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालनी है, मतलब कॉमन देखना है। सो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इस सब में कॉमन देखो क्या है। तो हमारे पास है 7, 9, 11 एंड 15। 7, 9, 11, 15। ये हो जाएगा हमारा 10th पार्ट भी, और इसी के साथ हमने 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नाउ 7th क्वेश्चन। If a is equal to x where x is a natural number, b is equal to x where x is an even natural number, c is equal to x where x is an odd natural number, and d is equal to x where x is a prime number. ये हमें सारी कंडीशंस गिवन है, हमने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b फर्स्ट पार्ट में।
तो अब आप देखो यहाँ पे हमें ए क्या गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। बी आपको क्या गिवन है, इवन नेचुरल नंबर है। तो मतलब कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। जब नेचुरल नंबर है तो उसमें 1 2 3 4 सारी की सारी काउंटिंग आएगी। लेकिन जब इवन की बात की जा रही है तो 2 4 6 वाले मतलब इवन नंबर ही आएंगे सिर्फ। तो अगर हम इनमें कॉमन देखें मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा ना, मतलब इवन नंबर ही आ रहे हैं। सो अब क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स में नहीं गिवन है तो हम आंसर इसका नंबर में नहीं लिखेंगे। हाँ, एक्सपैंड करने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि रोस्टर फॉर्म बनानी हो अगर, तो ए हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बी हो जाएगा इवन नंबर लेने सिर्फ 2 4 6 8 सो ऑन। अब इसमें ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालनी है तो हम कॉमन देखेंगे ना, तो कॉमन सिर्फ क्या आ जाएंगे, इवन नंबर। सो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जो कि हमारा क्या है, बी ही है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ आया। उसी तरह से सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए आपको बोला नेचुरल नंबर है लेकिन सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसकी भी जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो नेचुरल नंबर में तो इवन भी आते हैं ऑड भी आते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ ऑड आ जाएगा। मतलब कि सी वाला हमारा सेट आ जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। समझ आ गया। उसी तरह से थर्ड पार्ट में क्या बोला है, ए आपका नेचुरल नंबर है लेकिन डी क्या है, डी आपका है प्राइम नंबर। आपको ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करनी है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि हमने बड़े में से, बड़े सेट मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम सिर्फ डी की बात कर रहे हैं कि डी आपको फाइंड करने हैं, कॉमन निकालना उन दोनों में से। तो सिर्फ आंसर इसका डी आ जाएगा। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है, बी है आपका इवन नंबर लेकिन सी क्या है, ऑड नंबर। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। फिफ्थ में बी इंटरसेक्शन डी बोला है, तो बी आपका क्या है, इवन नंबर, डी क्या है, प्राइम नंबर। इसमें हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में आप देखो, बी आपका इवन नेचुरल नंबर है, डी आपका प्राइम नंबर है। तो आपको सोचना है कौन से प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी होता है। अब इवन में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो कि होता है 2, क्योंकि 2 के बाद अगर कोई भी इवन नंबर लोगे तो वो प्राइम नहीं होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा। और प्राइम नंबर में क्या होता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। मल्टीपल होगा तो उसमें फिर 2 भी आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक ही ऐसा हमारे पास नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि है 2। तो इसको ऐसे लिखेंगे। सिक्स्थ पार्ट में सी इंटरसेक्शन डी बोला है। सी आपका है ऑड नेचुरल नंबर, डी है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हमारे पास ऑड तो काफी सारे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा। तो इसको भी हम सेट बिल्डर की फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स लेकर नहीं लिख सकते यहाँ पे, बहुत लेंथी भी हो जाएगा और उस तरह से इसको बनाना भी नहीं है। क्वेश्चन में जिस तरह से आंसर दिए उसी तरह से आपको भी बनाना होता है, उसी तरह से आपको भी आंसर देना है। तो सेट बिल्डर में गिवन है तो आपको भी सेट बिल्डर में लिखना है। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, x, वेयर x इज एन ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हो और ऑड भी हो, वो हमारे पास सेट बन जाएगा। नाउ एट्थ क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। और हमें यहाँ पे थी और यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स गिवन है। नाउ डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वो कैसे बनती है हमारी डिसजॉइंट में, एक यहाँ पे होता है सेट, एक यहाँ पे होता है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट। सो अगर हमने चेक करना है कि इसमें से कौन से डिसजॉइंट है, तो मतलब कि इन दोनों का जो आंसर है वो 5 आएगा, तभी वो डिसजॉइंट हो गया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के पहले करेंगे इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे हम इसको ए नाम दे देते हैं। ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। पहले बी बोला क्या है, एक्स, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। मतलब कि 4 से 6 तक हमने लिखना है, 4 5 6। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो अगर आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है तो वो डिसजॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलेंगे hence it is not
a disjoint. नाउ बी पार्ट चेक करेंगे। तो सेकंड में हमें लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू सी डी ई एंड एफ। तो इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन देखो, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो हमारे पास ई जो है वो दोनों में कॉमन है, यहां पे भी यही हो गया। हेंस इट इज नॉट अ डिसजॉइंट। थर्ड में हमें बोला है एक्स वेयर एक्स इज एन इवन इंटीजर और यहाँ पे एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम इसमें लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, हेंस इट इज अ डिसजॉइंट। तो तीनों में से हमारे पास सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो डिसजॉइंट का आया, बाकी कोई नहीं आया। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में हमें बोला है a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, b इज इक्वल टू 4 8 12 16 20, c इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड d इज इक्वल टू 5 10 15 20। हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने हैं। सो a माइनस बी मतलब कि a में b के सारे एलिमेंट निकाल दो। मैंने आपको इसे बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि डिफरेंस कैसे देखना होता है। हमें जो पहले गिवन है उसमें से दूसरे को हमने निकाल देना है। तो ए में बी के जितने एलिमेंट्स है वो निकाल दो, जो पीछे रह जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ए में बी वाले एलिमेंट्स कौन से, पहले तो मार्क कर लो। 2 4 8 हमारे पास यहाँ पे नहीं है ए में, 12 हमारे पास ए में भी है, निकाल देंगे इसको। फिर 16 नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ 12 को निकाल देना, बाकी जितना भी रह जाएगा वो a माइनस बी हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3 6 9 15 18 एंड 21। a माइनस सी मतलब a में से c वाले एलिमेंट्स निकाल दो। तो c के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब सारे इवन, तो इसमें से हम इवन निकाल देंगे। सो यहाँ पे हम 6 और 12 को निकाल देंगे, बाकी जो रह जाएगा वो आंसर होगा। सो 3 9 15 18 एंड 21। a माइनस डी मतलब a में से d के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, मतलब 5 10 15 20 मतलब 5 के मल्टीपल्स है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 ही ऐसा, तो निकाल देंगे उसको। तो रह जाएगा हमारे पास 3 6 9 12 18 एंड 21। b माइनस a मतलब अब b में से a वाले एलिमेंट निकालने हैं, तो b में a वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ 12 है, तो निकाल देंगे, क्या रह जाएगा 4 8 16 20, 4 8 16 एंड 20। c माइनस a मतलब c में से a के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो c में से a के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक हमारे पास 6 है और एक हमारे पास 12 है, उसको निकाल देंगे, तो रह जाएगा 2 4 8 10 14 एंड 16। सिक्स पार्ट में बोला d माइनस a मतलब d में से a के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो d में a के एलिमेंट सिर्फ 15 ही है, निकाल देंगे तो रह जाएगा 5 10 20। एंड b माइनस सी मतलब b में से c के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो b के एलिमेंट्स हमारे पास है 4 8 12 16 20, c के एलिमेंट्स हैं सारे इवन नंबर, तो मतलब हमने b में से इवन वाले निकाल देने हैं। तो सारे के सारे ही इवन है, लेकिन हमने क्या देखना है, c में कहां तक है, 16 तक है, तो 16 तक निकाल देंगे, 4 8 12 16 निकल जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ 20, ये इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया। सो नेक्स्ट में हमें बोला b माइनस डी निकालना है, तो b के एलिमेंट्स में से d निकालने हैं, तो b के एलिमेंट्स में d कौन से हैं, सिर्फ एक 20 है जो d में भी है b में भी है, निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा 4 8 12 16,
4, 8, 12, 16. नाउ C माइनस बी मतलब C में से B वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। सो C में B के एलिमेंट्स कौन से हैं? एक है 4, 8, 12 एंड 16। क्या रह जाएगा? 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14. नाउ D माइनस बी, D में से B वाले एलिमेंट्स निकालेंगे तो D में B वाले एलिमेंट्स है कौन कौन से? सिर्फ एक 20 है, वो निकाल देंगे। क्या रह जाएगा? 5, 10, 15, 5, 10, 15. C माइनस D, C में से D वाले एलिमेंट्स निकाल देने। तो एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? सिर्फ 10 ही है जो कॉमन है, निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. नाउ D माइनस C में हमने क्या करना है? D में से C के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो D में हमारे पास C वाले एलिमेंट्स कौन से? सिर्फ 10 है, वो निकालेंगे। क्या रह जाएगा? 5, 10, 5, 15, 20, 5, 15, 20. Now 10th question. 10th question is, if x is equal to ABCD, y is equal to FBDG, find x minus y. मतलब x में से y के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो x में y वाले एलिमेंट्स कौन से? एक है b, एक है d। निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? a, c. y माइनस एक्स मतलब y में से c वाले x वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। तो y में x के एलिमेंट्स कौन से? b और d है, निकाल देंगे। क्या रह जाएगा? f और g. नाउ x इंटरसेक्शन y मतलब x और y में क्या कॉमन है वो हमें देखना है। सो कॉमन हमारे पास b और d है, तो इसका आंसर आ जाएगा b, d. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? R हमें बोला रियल नंबर्स का सेट है, Q हमारा क्या है? रैशनल नंबर का सेट है। तो R माइनस Q मतलब रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर निकाल दो, क्या रह जाएगा? इरेशनल रह जाएगा। सो हम लिखेंगे R हमारा क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q हमारा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जब आप रियल नंबर्स में से रैशनल निकाल दोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? R माइनस क्यू हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, बस यही इसका आंसर था। नाउ 12th क्वेश्चन. 12th question is, state whether each of the following statement is true or false, justify your answer. हमें इसमें बताना है कि हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है उसको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है 2, 3, 4, 5 and 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट क्या होता है? जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में 3 हमारा कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे as 3 belongs to 2, 3, 4, 5 and 3 belongs to 3, 6. तो 3 हमारा दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 2, 3, 4, 5 और 3, 6 का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सेकंड में बोला ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट।
सो यहाँ पे हम देखें अगर तो हमारा इन दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसीलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एज ए बिलोंग्स टू ए ई आई ओ यू एंड ए बिलोंग्स टू ए बी सी डी। सो ए ई आई ओ यू intersection A B C D is equal to A, इसलिए हमारे पास हो जाएगा ये फॉल्स। थर्ड में बोला 2 6 10 14 एंड 7 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे हमारे पास ये इवन है, ये ऑड है, ये तो हमारे डिसजॉइंट है। सो थर्ड में हम लिखेंगे एज 2 6 10 14 intersection 3 7 11 15, दोनों के इंटरसेक्शन करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और 5 ही हमें चाहिए होता है डिसजॉइंट के लिए, तो इसीलिए लिखेंगे हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फोर्थ में हमारे पास है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास इवन और ऑड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है, ट्रू हो जाएगा। सो फोर्थ में हम लिखेंगे एज 2 6 10 इंटरसेक्शन 11, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, वीडियो समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप सब देख पाएं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।